हेलो नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत व धन्यवाद। साथियों, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का शानदार जीके का प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जो क्लास होती है हमारी ये सुबह 8 बजे आपके सामने डेली आ जाती है। तो साथियों, इसी प्रकार से हमारी क्लास में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली हमारे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, लगातार शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए। मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? जी हाँ साथियों, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? आपके ऑप्शन ए है राजकिशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन बी है सत्येंद्र सिन्हा, ऑप्शन सी है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो साथियों, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्या ध्यान देना है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानून आयोग का लोकप्रिय नाम क्या था? ऑप्शन ए है हंटर कमीशन, हंटर, या ऑप्शन बी है सैडलर, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन, या ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। तो साथियों, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या था? साइमन कमीशन नाम था। क्या नाम था? साइमन कमीशन। 1927 में इसे तैयार कर दिया गया था और 1928 में इसका भारत में आगमन हो जाता है, जिसका काफ़ी सारा विरोध किया गया था। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में जान चली गई थी। ठीक है, भारत आगमन कब हुआ था? 1928 में, 27 में यह तैयार हो गया था। ध्यान देना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? ऑप्शन है हमारा टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, इनमें से भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद कौन से? प्रथम शिक्षा मंत्री। क्या ध्यान देना है, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो हमारे अबुल कलाम आजाद थे। ध्यान देना है। ठीक है, अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून ने, हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? इनमें से किस कानून ने ब्रिटिश शासन की नींव रखी? ऑप्शन ए है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या फिर विनियमितीकरण, या फिर जिसको बोल देते हैं विनियमितीकरण अधिनियम 1773। तो साथियों, इनमें से किस कानून के तहत भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्या ध्यान देना है कि विनियमितीकरण अधिनियम 1773 के तहत भारत ने, मतलब इस कानून के तहत भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी। क्या हो जाएगा? विनियमितीकरण अधिनियम 1773। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्नों को बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा, सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? जी हाँ साथियों, इनमें से कौन भारत सरकार के वित्त मंत्री थे?
ऑप्शन ए है आर के षणमुखम सिट्टी, ऑप्शन बी है चिंतामन राव देशमुख, ऑप्शन सी है लियाकत अली खां, ऑप्शन डी है जान मथाई। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे? तो लियाकत अली खां भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में। ध्यान देना, हमारा प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे? तो लियाकत अली खां, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है साथियों? अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1892। तो साथियों निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? इनमें से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1909। जी हाँ साथियों, भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है साथियों? भारत शासन अधिनियम 1919। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? इनमें भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? ऑप्शन ए है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन बी है रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड, ऑप्शन सी है नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन डी है मॉर्ले मिंटो सुधार। तो साथियों भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार पर आधारित था भारत शासन अधिनियम 1919। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को समझिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत में ब्रिटिश, जी हाँ साथियों, भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि, प्रश्न को बढ़िया से पढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में किसे निक्षेपण अधिनियम यानी कि डेवोल्यूशन रूल के नाम से जाना जाता है? जी हाँ साथियों, भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो साथियों भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तुम्हारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 जो था, इसके अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में निक्षेपण अधिनियम के नाम से भारत शासन अधिनियम 1858 को जाना जाता। ध्यान देना, ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है साथियों? योग्यता के आधार पर, जी हाँ साथियों, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? जी हाँ साथियों, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है इस्लिंगटन आयोग, ऑप्शन बी है ली आयोग, ऑप्शन सी है मैक्सवेल समिति, ऑप्शन डी है मैकाले समिति। तो साथियों योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किस में व्यक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मैकाले समिति में व्यक्त किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? जी हाँ साथियों, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? तो ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1892,
ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1919। तो साथियों निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? तो आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है गृह मंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो साथियों मुख्य सतर्कता आयोग की मुख्य जो सतर्कता आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिएगा, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? जी हाँ साथियों, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? ऑप्शन ए है प्रभारी सचिव, ऑप्शन बी है मुख्य सचिव, ऑप्शन सी है संभागायुक्त, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो संभागायुक्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारी कौन है? जी हाँ साथियों, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए है भारत के रक्षा सचिव, ऑप्शन बी है दिल्ली के उपराज्यपाल, ऑप्शन सी है भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव, या ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। तो साथियों भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन हो जाएंगे? हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडलीय जो सचिव होते हैं, भारत के जो मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं वो भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? भारत के मंत्रिमंडलीय जो सचिव होते हैं वह भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी। जी हाँ साथियों, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी हमारा प्रश्न क्या है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन ए है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी है सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी है विधि विभाग का सेक्रेटरी जनरल। तो साथियों राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी हो जाएगा एडवोकेट जनरल। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी क्या हो जाएगा? एडवोकेट जनरल। हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों यही राज्य ना करके केंद्र का पूछता तो केंद्र का उच्चतम विधि अधिकारी तो अटॉर्नी जनरल हो जाता। ठीक है, राज्य का पूछेगा तो एडवोकेट जनरल, केंद्र का पूछेगा, संघ का पूछेगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लोकसभा का विरोधी दल के नेता के पहले मान्यता। जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है? लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी है राम सुभग सिंह, ऑप्शन डी है YV चौहान। तो साथियों क्या ध्यान देना है? लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता हो जाएंगे राम सुभग सिंह। क्या हो जाएंगे? राम सुभग सिंह। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थी आज की शानदार जबरदस्त क्लास जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। सारे हमने जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न किए। इसी प्रकार से हमारी डेली क्लास आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।